तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। कोविड संक्रमण के दौरान उभरती अर्थव्यवस्था में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि 9,700 करोड़ के निवेश के साथ 1,96,00,000 रोजगारों का सृजन हुआ है। यह एक बड़ी खबर है, खासतौर पर तब जबकि लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिहाज से मोस्ट फ्रेशर डेस्टिनेशन वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि 9700 करोड़ की निवेश परियोजना के लिए योगी सरकार ने 1100 भूखंडों का आवंटन किया है। आंकड़े बताते हैं कि पहले कुल एमओयू के 12 या 13% ही जमीन पर उतर पाते थे, पर अब यह प्रतिशत 43% हो चुका है। राजधानी लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में डेस्टिनी हॉस्पिटलरी सर्विस कंपनी ने 800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। खाद्य प्रसंस्करण में SLMG ने 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मिर्जापुर में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एम्प्लेक्स कंपनी ने 281 करोड़ की परियोजनाएं लगाई हैं। गौतम बुद्ध नगर में 10,000 करोड़ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 7,429 करोड़ से वीवो मोबाइल और 2,000 करोड़ से ओप्पो मोबाइल परियोजनाएं लग चुकी हैं। कानपुर प्लास्टिक पैक ने कानपुर देहात में 200 करोड़ रुपए से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई है। इन विवरणों से स्पष्ट है कि सरकार संक्रमण काल में भी अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर M.K. अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। आप दोनों लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कलहंस जी, मैंने शुरुआत में थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की कि ये एक संक्रमण काल था जबकि उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर थे। लॉकडाउन के चलते पिछले लगभग 6 महीने से औद्योगिक गतिविधियां कहें या रोजगार सृजन के अवसर कहें, दोनों मोर्चों पर जो है कहीं न कहीं असफलता मिल रही थी, इसलिए कि कामकाज बंद था इस संक्रमण और महामारी के चलते। बावजूद उसके सरकार ने अपने कुछ प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का लेखा जोखा लेकर के कल औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना प्रेस से मुखातिब हुए और उन्होंने जो तस्वीर पेश की है वो एक ऐसी तस्वीर है जो कहीं ना कहीं राहत भरी दिखाई देती है। देखिए, आप ये सच कह रहे हैं कि संकट काल था अर्थव्यवस्था के हिसाब से, और ये किसी से छुपा नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर, कोरोना संकट में जो लॉकडाउन हुआ, काम धंधे बंद हुए, उससे एक पीछे जाने का मार्ग जो है वो दिखने लगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस दौरान, अगर मैं ये कहूँ कि पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़कर काम किया और कई चीज़ें इस दौरान बहुत, जिसे कहते हैं, एक सुनियोजित तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़ा। किसी भी प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो उत्तर प्रदेश ने लैंड बैंक पे काम करना शुरू किया और लैंड बैंक को अपने करीब करीब 2 गुना बढ़ाने का काम किया। अलग अलग जो हमारे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस पे, यूपी सीडा, इन अलग अलग औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इकट्ठा की गई जिससे कि उद्योगों को ज़मीन दी जा सके। और जैसा अभी आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में बताया कि जो 43% उद्योगों के जो MOU थे वो ज़मीन पर उतरे, वो इसलिए ज़्यादा तेज़ी से उतरे क्योंकि हमारे पास ज़मीन की बहुतायत थी। हमने लैंड बैंक पे काम किया, किसी को ज़मीन पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और प्रोएक्टिव तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया।
अगर मैं कहूं कि 3-4 वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, उसमें जो सबसे पहला मुझे लगता है जी कि हमने क्षेत्र विशेष के लिए जिसे सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई। आप देखें हमारे यहाँ अपैरल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि जो खिलौना और सौंदर्य प्रसाधन सजावटी सामानों के लिए, उसकी एक अलग पॉलिसी हमारे यहाँ बनाई गई। जी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग पॉलिसी हमारे यहाँ बनाई गई। हमारे यहाँ अभी हाल में अगर आप देखें, जो आपने अपनी चर्चा के शुरुआत में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, पिछले हफ्ते का पिछले 10-15 दिनों का जो हमारे यहाँ बड़ा निवेश आया है डेटा सेंटर के क्षेत्र में, हीरानंदानी समूह का। अब हमारे यहाँ एक डेटा सेंटर पॉलिसी बन रही है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर के ज्ञान से युक्त जो बच्चे हैं, उनकी जो मानव संसाधन हमारे पास जो प्रस्तुतता में मौजूद है, उनको कैसे काम पर लगाया जा सके, और जो आने वाली कंपनियां हैं उनको कैसे यहीं पर अच्छे कुशल हैंड्स मिल जाएं। तो डेटा सेंटर पॉलिसी बन रही है, उसमें बहुत सारी सहूलियतों की प्रस्तावित की गई हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट देंगे, आपको लैंड में जो रजिस्ट्री का स्टैम्प ड्यूटी होगी उसमें छूट देंगे, आपको और तमाम सारी सहूलियतें जो दी जाएंगी। तो अलग अलग सेक्टर, आपने मिर्ज़ापुर में जिक्र किया सोलर पॉलिसी को लेकर। हमारी सोलर पॉलिसी का नतीजा रहा कि बहुत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा की नीतियाँ, सौर ऊर्जा की इकाइयाँ जो है वो उत्तर प्रदेश में लगने लगीं। टॉय पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसके लिए बड़े पैमाने पर 114 के करीब जो है वो भूखंडों का अलॉटमेंट इसी दौरान हुआ। एमएसएमई को सबसे ज़्यादा 516 एमएसएमईज़ को प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ। आप देखें कि इस कोरोना काल के दौर में भी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लाने का, उनको आकर्षित करने का काम कहीं पीछे नहीं छूटा, बल्कि और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया गया। और उसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो हमारी अन्य गतिविधियों पर नहीं चल रही थी या उन पर जोर कम था, तो हमारी सरकार ने इस दौरान निवेश को लेकर औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने, औद्योगिक विकास को आगे ले जाने के लिए, मुझे कहते हैं एक जब आप फोकस्ड होकर अन्य चीज़ों से अलग हटकर आपको समय मिलता है और आप उस पर फोकस होकर काम करते हैं, तो जिसका ये नतीजा नज़र आया हमारे सामने। और अगर आप देखें अभी जो आपने उदाहरण दिया है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, जिसके दोनों, जो एक बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है जिसके दोनों ओर काफ़ी सारी जो लैंड पॉकेट मौजूद हैं, 9,700 करोड़ का जो इसी काल में आया, उसमें से भी 7,006 करोड़ के करीब जो है वो अकेले यमुना एक्सप्रेसवे में आया, जहाँ पर कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं औद्योगिक जो है चल रही हैं। बिल्कुल, ये सब कारण रहे हैं जिसके चलते उत्तर प्रदेश ने कोरोना संकट के दौर में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में बहुत बेहतर बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रोफेसर अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है, एक असीमित मानव संसाधन है हमारे पास, एक असीमित हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, पानी है, उसके अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सारा कुछ है। बावजूद इसके जो है औद्योगिक गतिविधियाँ इस प्रदेश की आबादी के लिहाज से, इस प्रदेश की ज़रूरत के हिसाब से, और ख़ास तौर पर मानव संसाधन के लिहाज से, और वो औद्योगिक विकास जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। देखिए, उत्तर प्रदेश का देखें जी तो यहाँ पर दो कमियाँ प्रारंभ से रही हैं जी। एक परसेप्शन का जो है क्राइसिस उत्तर प्रदेश के साथ रहा है जी। दूसरा जो एक क्राइसिस यहाँ पर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के रहा है जी। गवर्नेंस तो खैर सब चीज़ों में लागू होता ही है, तो परसेप्शन का क्राइसिस इस सरकार ने दूर करने की कोशिश की है जी। कि उत्तर प्रदेश वैसा नहीं है जैसा समझा जाता है। जैसे क्राइम के लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्राइम का स्टेट है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। और जो था भी, सरकार ने उस भ्रांति को अपने एक्टिव रोल से उसको कम करने की कोशिश की। दूसरा आता है कि निवेश को लेकर के जो बातें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप था। आज अगर हम देखते हैं, सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला, इंटेंसिटी वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। बिल्कुल। यमुना एक्सप्रेसवे का आपने जिक्र किया, आगरा एक्सप्रेसवे का आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक पूरा राज्य एक्सप्रेसवे से जुड़ जा रहा है इस प्रकार से। गंगा एक्सप्रेसवे आप देखेंगे। बिल्कुल। और अगर रोजगार की जो बात आती है, सिद्धार्थ जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जिस समय कोरोना काल में ये नहीं पता चल पा रहा था कि हम लॉकडाउन से कब बाहर आ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पार्शली मई से खुलना शुरू हुआ, बहुत छोटे स्तर पर। उस समय जाकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को
काम के लिए खोल दिया गया कि वहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो, ताकि श्रमिकों को दिक्कत ना हो। जो श्रमिक है, ठीक है, अनाज पानी आप दे रहे थे, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन कार्य भी हो, उनको रोजगार भी मिले, जो उनको राशन मिलना है वो भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो आज के दिन मैं कह सकता हूं एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ के जो बैकलॉग है, एक डेवलपमेंट का बैकलॉग होता है, और वो उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा आज का चुनौती क्या है, डेवलपमेंट का बैकलॉग है। वो बैकलॉग मैं बताता हूँ किस प्रकार से। उत्तर प्रदेश में 1950 के दशक में जब हमने प्रारंभ किया था, अपना विकास यात्रा प्रारंभ की थी, उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा था 2-3 वर्ष। अचानक ऐसा होने लगा कि उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय गिरने लगा। आज हालत यह है कि जो राष्ट्रीय औसत है उसका आधे से भी कम है, और जो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है उसका 1/4 भी नहीं है। इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट का बैकलॉग, और ये बैकलॉग बहुत है। तो कुल मिलाकर इसी प्रकार से आप देखें तो हमारे यहाँ बड़ा अजीबोगरीब वातावरण रहा। पीछे उठाकर देखें, हरित क्रांति आई, उसको किस प्रकार से हरित क्रांति को हम विकास में परिवर्तित करें, किसी नहीं सबने सोचा हम अनाज पैदा कर दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो गया। आज वही ज्यादा अनाज उत्तर प्रदेश के लिए एक बैकलॉग क्राइसिस के रूप में सामने आया है। तो ये जो क्राइसिस है इसको अब इन्होंने दूर करना, जिसमें इन्वेस्टर समिट था, वो अगर हम वहां से बात शुरू करें कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन चेंज कैसे हुआ, और इसमें केंद्र सरकार की भरपूर मदद मिली, जिसकी वजह से अगर कोरोना नहीं होता, कोरोना ने तो एक नया अध्याय लिख दिया है विकास यात्रा का, वो आज नहीं अगले 2-4-5 साल में उसका नए स्तर पर मूल्यांकन हो पाएगा, वास्तविक मूल्यांकन हो पाएगा। अभी क्या है कि हम लोग एक फौरी कार्यवाही के तहत, चाहे अभी जिस प्रकार से देखें प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अभी रेहड़ी पटरी वालों को जो है लोन देने की बात करी, एमएसएमई को लेकर आत्मनिर्भर भारत आया है, जितनी स्कीमें आई हैं अगर उठा करके देखें तो प्रायः सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उसकी एक वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक प्लान तैयार, जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि एक उनका अपना प्लान था, वो पहले से ही उस दिशा में काम करें कि उत्तर प्रदेश के पास आज के दिन तत्काल जो क्राइसिस है, बड़े निवेश से ज्यादा आवश्यक ये है कि एमएसएमई, रेहड़ी पटरी वालों को, स्वरोजगार वालों को, इनको प्रोत्साहित करना, इनको संबल प्रदान करना, और इनके लिए एक जो लॉजिस्टिक तैयार करना है वो बहुत आवश्यक है, और उस दिशा में काम हो रहा है। यही रोजगार और निवेश का मुख्य आधार बन पाएगा। बिल्कुल। कलहन जी, जिस तरह से आपने चर्चा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर आपने आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, खासतौर पर एनसीआर जिसको हम कहते हैं, दिल्ली का ग्रेटर नोएडा है हमारा, वहाँ पर सरकार ने दावा किया है कि 2023 तक जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है वहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के लगभग 6 किलोमीटर के भीतर फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भी मंजूरी सरकार ने दी है, और साथ ही जो है पूरे ब्रजमंडल को जो है उन रास्तों से जोड़ करके पर्यटन, औद्योगिकरण और रोजगार सब कुछ सरकार जो है साधने की कोशिश कर रही है। किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, 2-3 अपने पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने एक हब आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसमें एक क्षेत्र तो जो आपने बताया, दूसरा एक बड़ा क्षेत्र हमारा अयोध्या है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो होटल के समूह हैं, अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं, इन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है और वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर उच्च स्तरीय होटल मोटल का निर्माण करें। ब्रज क्षेत्र हमारा जो है वो नया एक वृंदावन बसाने का, मथुरा के राया में बसाने का वो चल रहा है, जो एक बिल्कुल हाईटेक वो होगा, जहाँ पर खूब पर्यटन की गतिविधियाँ होंगी और पर्यटक बड़ी तादाद में आएंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपने जिक्र किया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए, क्या मैं आपको बताऊं, समूचे उत्तर भारत के लिए एक बड़ा केंद्र बनेगा, क्योंकि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है माना जा रहा है कि एक सैचुरेशन का लेवल आ चुका है। अब इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो सब कुछ जो शिफ्ट होगा, सारी गतिविधियां अब जो होने वाली हैं, वो सारा कुछ हमारे जेवर एयरपोर्ट की तरफ आएगा। फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, फिल्म सिटी में अगर हमने आज पहल कर दी है, वरना हो ये सकता था कि शायद बॉलीवुड की में भी एक जो सैचुरेशन का लेवल है,
उनको जो नए डेस्टिनेशन की ज़रूरत है, उनको जो नई प्रतिभाओं की ज़रूरत है, उनको जो नए जगह की ज़रूरत है, शायद कोई और राज्य जो है वो पहल करता। उससे पहले उत्तर प्रदेश ने पहल की और शायद उस एक कारण और ये भी रहा कि हम पिछले साल का उदाहरण लें। उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपनी फिल्म नीति है, अपना फिल्म विकास परिषद है, फिल्म बंधु नाम का एक संगठन है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग हो रही है, आए दिन हम टेलीविज़न में देखते हैं। 123 फिल्में अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले साल बनी। आज भी जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं तो इस समय जबकि बॉलीवुड की गतिविधियाँ 25% भी नहीं चल रही हैं, तो 1 दर्जन फिल्मों, वेब सीरीज और सीरियल, इन सब की शूटिंग उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक बड़ा हब उत्तर प्रदेश फिल्म के निर्माण के लिए बन रहा है, पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में। हमारा इसी कोरोना काल में ही जब पिछले साल के आंकड़े जारी हुए तो हमने बनारस और आगरा में देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर्यटक और विदेशी पर्यटकों की आमद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई। तो पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन पहले भी था, और अब जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जो ब्रज क्षेत्र में, जो अयोध्या में, जो वाराणसी को जो मतलब वाराणसी का जो ड्रॉबैक थे सारे, या जिन वजहों से वाराणसी को शापित कहा जाता था पर्यटकों के लिए कि कंजेशन बहुत है, ट्रैफिक का कंजेशन बहुत है, एयरपोर्ट से बनारस शहर तक आने की जो तमाम दिक्कतें थीं, वो सारी चीज़ें बनारस में दूर की गई हैं और बनारस को एक ट्रूली, जिसे कहते हैं वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है पर्यटन के लिए। तो पर्यटन, फिल्म सिटी, ये सारी दिशाओं में, और इनमें अच्छी बात ये रही है कि कोरोना संकट के दौरान इनमें काम रुके नहीं, बल्कि काम और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। विदेशी निवेशकों का मैं ज़रूर इस दौरान जिक्र करूंगा कि अभी तक होता ये था कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में ज़्यादातर हम सरकारें सुविधाएं मुहैया करा के और सरकारें नीतियां बनाकर बैठ जाती थीं और निवेशक आते थे, अप्रोच करते थे, सरकारों से संपर्क साधते थे। अब की हमारी सरकार ने खुद जाकर संपर्क करना शुरू किया। कोरोना काल के दौरान सरकार ने वर्चुअल वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम देशों से संपर्क किया, उन देशों के राजदूतों के साथ मिलते हुए वहाँ के निवेशकों के साथ संपर्क किया, और 10 देशों के हमारे पास आज की तारीख में जो निवेश की जो इच्छा प्रकट की है, 45,000 करोड़ रुपए की निवेश की इच्छा प्रकट की जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड जैसे, कनाडा, जापान, मतलब सारे बड़े मुल्कों की निवेशक शामिल हैं जो अब उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी इकाइयाँ लगाना चाहते हैं। चर्चा की शुरुआत में आपने 2 बड़े महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का जिक्र किया जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा जो आप देशी निवेशकों में भी देखें, हीरा नदी का जिक्र हमने पहले किया, सूर्या ग्लोबल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, मतलब हम केवल इस पे नहीं संतुष्ट हो सकते हैं कि खाली हमारे यहाँ निवेश, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज, जो बड़ी उद्योग समूह हैं, वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो ये केवल एक नारा या एक केवल प्रचार नहीं है, बल्कि वास्तविक तौर पर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम हुआ है इस दौरान, और कोरोना संकट का काम वाकई में सराहनीय है, क्योंकि इस दौरान हमने एक बड़ी दूरी तय कर डाली है जो शायद पिछले साल हम नहीं तय कर सके थे या उसके पिछले साल नहीं तय कर सके। और डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा कि हमारी जो बिगनिंग है वो हम मानते हैं कि इन्वेस्टर समिट रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के बारे में एक पूरा नज़रिया बदला है। जो इंडस्ट्री है, जो कॉरपोरेट हाउस है, उन्होंने बदला कि नहीं, उत्तर प्रदेश वो नहीं है जैसा हमने सुन रखा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने अपने आप को बदल लिया है और आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक मुफीद डेस्टिनेशन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, पहला इन्वेस्टर समिट का आयोजन जब प्रदेश सरकार ने किया था तो उस वक्त जो है 48,707 करोड़ रुपए के लगभग 156 MOU ऐसे हुए थे जो अब जमीन पर उतर रहे हैं। अलावा इसके 59,955 करोड़ के MOU पर तेजी से काम चल रहा है। जैसा कि आपने भी कहा और कलहंस जी भी कह रहे हैं कि ये हमारा जो इन्वेस्टर समिट था वो प्रदेश सरकार की उस मंशा को जो है निवेशकों तक पहुंचाने में कामयाब रहा कि हम आपके लिए वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं, सारा वातावरण हम तैयार करके देंगे, आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। और नीतियाँ भी देखिए, उन नीतियों को अमली जामा आप 3-4 इंडिकेटर देखें। एक गवर्नेंस देखें, जिसका अभी उदाहरण कलहंस जी ने किया कि सरकार ने खुद इनिशिएटिव लिया। ये किसी प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम होता है, खासतौर पर जहाँ परसेप्शन की क्राइसिस सदियों से रही, दशकों से रही हो, वहाँ पर ये बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा, आज देखें सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश अब वो नहीं रहा जो कुछ वर्षों पहले तक था। आज देखें तो छोटे एयरपोर्ट भी डेवलप हो चुके हैं,
इसके अलावा आज देखें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब क्राइसिस इंडस्ट्रीज को नहीं है, गांव में मिल रही है, शहरों में मिल रही है। तो ये जो 3-4 चीज़ें थी, सरकार से लिंकिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस, फिर आपका बेसिक्स में ट्रांसपोर्ट, चाहे वो फास्ट हो चाहे स्लो ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज़ उपलब्ध है। दूसरा, अब देखिए गांव तक का लिंक हमारा डेवलप हो चुका है जी। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ चीज़ें अब आगे आ रही हैं, अभी जो आपने बताया वो 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है, जो आ चुका है। और जो मुझे ध्यान है, लगभग 4.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समिट का MOU हुआ था। बिल्कुल आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने तब भी कहा था जी। कि 25% ही आता है तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, लेकिन मैंने कहा था कि ये डिस्टिंक्शन से पास होगा। और ये मान करके चलिए कि अगर जिस गति से प्रदेश सरकार चल रही, अगर 3 से 6 महीना इसी प्रकार लगी रही, तो जो 50% का जो है बेंचमार्क वो पार कर देगी, जो एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि कभी भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट में आप किसी और प्रदेश का उठा कर देख ले, जो अग्रणी प्रदेश है उनका भी उठाकर देख लीजिए, तो वहां पर भी 50% कभी भी नहीं हुआ है, 20-25% के इर्द गिर्द रहता है अवसर। और 25% हम कोरोना काल के बावजूद हम इसको अटेन कर चुके हैं, आप ही का डेटा कह रहा है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा होगा, प्लस नए आना। और सरकार ने जिस प्रकार से बेसिक्स पर फोकस किया है, और दूसरा क्या है कि एक जो और लिंकिंग करनी है, और इसमें भी आप पूरा उठा करके देखेंगे तो अभी जो स्लो डाउन ये पूरा इन्वेस्टमेंट का बचा हुआ है, टूरिज्म हमारा अभी थोड़ा सा दबा हुआ है। टूरिस्ट सेक्टर, इसको उभारने की जरूरत है, लेकिन वो सरकार से ज्यादा लोगों के सामने आने की वजह से उभरे। डिमांड साइड उसका भी बहुत वीक है। सप्लाई साइड तो डेवलप हो रहा है, लेकिन डिमांड साइड, क्योंकि अभी सेकेंड फेज भी कोरोना को लेकर लोगों के अंदर भय है। हालांकि जिस प्रकार से वैक्सीन की बात आ रही है, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, और उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया है। तो मुझे लगता है सारे फैक्टर्स हैं। आज जब देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के एरिया में भी, क्योंकि कोरोना से लड़ने की जो इच्छा शक्ति और जो धरातल पर दिखाया गया उत्तर प्रदेश में, वो भी सराहनीय रहा। चाहे टेस्टिंग के मामले में हो, चाहे किसी मैन पावर डिप्लॉय करने के मामले में हो, चाहे बेड डेवलप करने के मामले हो। तो ये कुल मिला के देखिए, बाहर का जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत माइन्यूटली वॉच करता है। वो पॉजिटिव को कम देखता है, निगेटिव को ज़्यादा देखता है, क्योंकि उसको भय होता है कि नहीं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है सारे क्राइटेरिया उठाकर देखें, इसका यदि एक इंडेक्स बनाए, प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसका एक इंडेक्स डेवलप करे, प्री कोरोना पीरियड का एक अलग और पोस्ट कोरोना पीरियड का एक अलग इंडेक्स। क्योंकि बाहर क्या होता है, इतना डिटेल में वो नहीं समझ पाएंगे। एक हम इंडेक्स डेवलप कर सकते हैं, और प्रदेश सरकार चाहे तो सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ, हम लोग विश्वविद्यालय में इसकी लॉजिस्टिक दे सकते हैं। और इसमें प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक जो बाहर का जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत डिटेल में इस पर नहीं जा सकता है। उसके लिए एक थोड़ा सा बेंचमार्क डेवलप करके वो भी प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता इस समय बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। कलहन जी, एक बार फिर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ले चलेंगे। सरकार की जो मंशा है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है वो हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में उसको डेवलप करने की है, और साथ ही राजस्थान की तर्ज पर जो चोखी डाणी है, कुछ ऐसा कुछ बनाने की सरकार की कल्पना है, जिससे कि जो पूरा ब्रजमंडल है और साथ में NCR का आपका जो इंडस्ट्रियल हब है, इन सबको जो है जोड़ा जा सके, तो पर्यटन और औद्योगिक विकास और रोजगार सबको जो है मिक्स करके आगे बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल। शायद इसीलिए जो है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो मथुरा के राया में नया वृंदावन बनाने की योजना है, ये जो हेरिटेज जोन बनाने की वो है। देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में या इस तरह की चीज़ें जो डेवलप, इसमें सरकार का रोल ज़्यादा होता है। अगर हमें एक इंडस्ट्री लगानी है तो हमें आपसे से ज़्यादा कुछ ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने की, कुछ कागजी कार्रवाइयों की ज़रूरत होती है और ज़मीन की ज़रूरत होती है। हम चाहेंगे कि हमारे तक रोड की कनेक्टिविटी हो, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि राजस्थान की तर्ज पे कुछ चीज़ें डेवलप करना या एक हेरिटेज जोन बनाना, यहाँ पर सरकार की भूमिका बड़ी हो जाती है। एक फैसिलिटेटर की भूमिका में एक सुविधा प्रदाता की भूमिका सरकार की पूरी होती है। जिस तरफ सरकार तेज़ी के साथ काम कर रही है, और ऐसे कई उसने क्षेत्र चिन्हित किए हैं जिन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से बड़ा काम करने का सोचा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूँकि कनेक्टिविटी के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए, घरेलू पर्यटकों के लिए दिल्ली से करीब होने की वजह से एक
बड़ा कई रेल हेड होने की वजह से, कई जगहों से एयर कनेक्टिविटी, तमाम वजहों थे, और जैसा कि जेवर का जिक्र हुआ, इन सब के आने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा जहाँ हेरिटेज की बात की जा रही है, हेरिटेज जोन बनाए जाने की बात की जा रही है, जहाँ नया वृंदावन बसाए जाने की बात की जा रही है, ये सब क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। और पर्यटन शायद किसी औद्योगिक इकाई से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा बड़ी तादाद में रोजगार उपलब्ध कराता है। यहाँ बस एक जिक्र मैं और करना चाहूँगा जिसको हम लोगों ने अभी तक नहीं छुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एक निर्यात नीति भी लेके आ रही है कि यहाँ बनने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में और दूसरे राज्यों में जाएँ। 1,20,000 करोड़ का हमारा निर्यात है, उसको लक्ष्य भी बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। और ODOP नाम की जो उत्तर प्रदेश की योजना है, ये भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जाना शुरू हो गई है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, इस विषय पर फिर हम कभी अपना रखेंगे, उसको लेकर के चर्चा भी करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए आज की वार्ता और चर्चा यही विराम देते हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आसमान खुला हुआ है, हमारे पंखों को जो है सरकार उड़ान देना चाहती है, और इस उड़ान का हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार अपने संकल्प में कामयाब होगी। आप सभी स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।